उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीजें कभी नहीं मिलेंगी। अगर कोई बहुत ज्यादा चिंता करता है और इंतजार करता है, अंततः सब कुछ खत्म हो जाता है। यूना ने उसे एक स्पष्ट विकल्प दिया। उसने जियाओ से कहा कि वह उसे बदलने में मदद कर सकता है, उसका भाग्य। लेकिन जियाओ जी को फैसला करना था। पहले कार्रवाई करो। यून ने अपनी योजना स्पष्ट कर दी। वह पलटवार करता, लेकिन वह नहीं करता। शियाओ जी को अपने पीछे आने के लिए मजबूर करो। यून के साथ भी दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद जियाओ अभी भी बहुत डरा हुआ था और संदेहजनक। उन्होंने तर्क दिया कि डींग परिवार एक विशाल शक्ति थी जो शासन करती थी दुनिया से। यह सवाल पूछते हुए कि वे दोनों कैसे इतनी बड़ी सेना से लड़ना संभव नहीं है। उसे मुंह फेर कर उसकी ओर देखते हुए दूरस्थ आंतरिक निवास। जैसे ही उसने आगे बढ़ते हुए उन्होंने अचंभित लोगों से शियाओ जी का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था, सिर्फ एक परिवार को खत्म करने से कहीं ज्यादा। उसने कहा कि वह जिस असली दुश्मन से लड़ने की योजना बना रहा था वह यही था। शांत आंतरिक निवास के भीतर डिंघाओ एक सोफे पर आराम कर रहा था, जिस पर एक व्यक्ति द्वारा सेवा प्रदान की जा रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि कालकोठरी का स्वामी कैसे जंजीरों से मुक्त हो गया था। उसे देखकर डिंग के साथ बैठी गोरी लड़की ने विनम्रतापूर्वक अपने चाचा से पूछा कि क्या यह समय ठीक नहीं है, इसलिए किसी और दिन आने का प्रस्ताव है। आपातकाल के कारण डिंग हाओ। उसने उसकी चिंताओं को तुरंत दूर करते हुए कहा, उसका बड़ा भाई, परिवार का मुखिया, वह इसे संभाल सकता था। उसने उससे वादा किया कि साधारण कालकोठरी की समस्या कहीं कम थी, उनकी यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण। उन्होंने आगे कहा। मुस्कुराते हुए उन्होंने समझाया कि जब उनका शक्तिशाली पिता बूढ़ा स्वामी और उसका तीसरे भाई को पता चला कि वह आ रही है, तो उन्होंने पहले ही वापस लौटने की शुरुआत कर चुका था, उससे मिलने के लिए घर। उसने यह भी कहा कि वे हीरो दादाजी से पहले ही संपर्क कर लिया गया था, जिन्होंने मैं उससे मिलने के लिए बहुत उत्साहित था, इसलिए मैंने उससे मिलने का फैसला किया। स्थिति को संभालना यह बहुत आसान होगा, किसी छिपी हुई जगह से। बालकनी में यून ने सब कुछ सुना। नायक दादाजी पर ध्यान केंद्रित हो गया, यह जानते हुए कि उनका मतलब तथाकथित नायक से था। टिंकुन। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। इस नई जानकारी को आपस में जुड़ने लगा। उसके साथ ही बनाए गए गार्ड से प्रवेश करने के लिए हीरो के कालकोठरी में पास की आवश्यकता थी, और उनके साथ जाने वाला कोई उसने देखा। मेहमानों को देखकर, यह देखकर कि वे कितने आदरपूर्वक का इलाज किया करते हैं और उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हुआ बहुत ऊंचा होना चाहिए। फिर उसे एक महत्वपूर्ण बात सूझी। उसका नाम था यूनशा, जिसका उपनाम भी यही है। उसका वर्तमान स्वरूप। उसने सोचा कि क्या यह महज एक संयोग था। फिलहाल उसने उस विचार को किनारे रख दिया। उसने अपना ध्यान निगाहें जमाते हुए उसने अपना ध्यान तात्कालिक लक्ष्य करने का फैसला किया। गुजर जाओ। देखते हुए यूनशा खड़ी रही, खामोशी से। उसका चेहरा भावहीन, एक आकृति रहस्य और महत्व का। डींग के साथ परिवार के मुख्य लड़ाके व्यस्त थे। यून ने इसका इस्तेमाल किया। अंदर घुसने का मौका। निवास। वह चुपचाप अंदर चला गया। आलीशान गलियारों से गुजरते हुए दो नौकरानियों के बीच से निकल बातें करना और परछाइयों का इस्तेमाल छिपने के लिए करना। वह भव्य रूप से सजे हुए स्थान से होकर हॉल में आगे बढ़ते हुए हवेली के भीतर और गहराई तक जा रहे हैं। इस बीच बाहर कालकोठरी में समस्या हल हो गई। परिवार के मुखिया डिंगी स्तर 42 और उनके पराजित हो चुकी सेना के सामने सेनाएं खड़ी थीं। कालकोठरी स्वामी डिंगी ने देखा स्थिति, यह तय करते हुए कि प्राणी के पास था, उसे जानबूझकर खुला छोड़ा गया था। लेकिन उन्हें परेशानी हुई, क्योंकि वे ऐसा नहीं पता लगाओ कि यह किसने किया। उसने सोचा कि लेने से इतना बड़ा जोखिम यूं ही नहीं उठाया जा सकता था, किसी एक अच्छे उपकरण के लिए, जैसे जंजीरों को। अपने बचाव के लिए दृढ़ संकल्प। घर पहुंचकर उसने अपने पहरेदारों को घेरने का आदेश दिया। पहले भीतरी निवास। उसका मुख्य उन्हें अपने महत्वपूर्ण अतिथि की चिंता थी। बच्चों को किसी भी चीज से डरने नहीं दे सकते थे। महिला अध्ययन कक्ष के अंदर यून ने अपना काम शुरू किया। वह गार्ड के डेस्क पर गया। उसने उसे इसके बारे में बताया था, लेकिन पहले तो दराज खाली देखकर झुंझला गया। अपनी नई गैर लड़ाई वाली कला को याद करते हुए उसने फेजिंग का इस्तेमाल किया, जो ईंट के विपरीत है। जादू। इससे उसका हाथ आर पार चला गया। डेस्क की ठोस लकड़ी, जिसमें एक छिपा हुआ हिस्सा दिखाई अंदर एक जगह मिली। उसे एक दराज मिली जो भरी हुई थी, किताबें और पत्रिकाएं। उसने उन्हें बाहर निकाला। वस्तुओं पर उसकी नजर सबसे पहले किस पर पड़ी? ये एक डायरी जैसा लग रहा था। इसे एक तरफ हटाते हुए उसे असली इनाम मिल गया। एक संग्रह, उच्च गुणवत्ता वाली आकर्षक कौशल पुस्तकें। एक थी मजबूत समर्थन कौशल के लिए धीमा करना, एक आभा जो एक क्षेत्र में सभी दुश्मनों की गति धीमी कर सकती है। उसने परिवार को ढूंढ लिया। गुप्त भंडार, डिंग का प्रवेश द्वार। परिवार का भीतरी निवास अब भरा हुआ था। पहरेदार पास के जंगल में छिपे हुए। चियाओ जी भयभीत होकर देख रही थी, सोच रही थी कि ऐसा क्यों। सभी गार्ड आ चुके थे और उन्हें डर था कि वे मिल गया था। जैसे जैसे और जानकारी मिलती गई, गार्ड की घबराहट बढ़ती गई। एहसास हुआ कि हालात बेहद जोखिम भरे थे। उन्हें चिंता थी कि अगर यून तुरंत बाहर नहीं निकला तो वह पकड़े जाने का डर। पकड़े जाने से दर्दनाक यादें ताजा हो गईं। उसके पिता का पागल हो जाना और उसके परिवार का निरंतर पीड़ा। उसका पहला विचार भागना था, चुपके से निकल जाना था और बचाना था खुद। जैसे ही दूसरा गार्ड उसके पास आया, छिपने की जगह वह जम गया था। क्या करना है यह जानना, लेकिन उस महत्वपूर्ण मोड़ पर यून के शब्द उसके मन में आ गए। उसे बदलने में मदद की जा सकती थी, लेकिन उसे बदलना ही चुनाव करें। अपना मन बना लेने पर शियाओई ने जोर से आह भरी। जानबूझकर चिल्लाकर पहरेदारों को बुलाना, ध्यान आकर्षित करो। फिर वह जगह देखकर दौड़ने लगा, अचानक उनका नियंत्रण से करने लगा। उसने अपना विकल्प, वह ध्यान भटकाने का काम करेगा। यह सुनिश्चित करें कि यून अंदर से ना मिले। हवेली में यून ने शियाओई का साहसी कार्य देखा। गार्डों का ध्यान भटकने पर उसने खिड़की से छलांग लगा दी। उसे गर्व महसूस हुआ, यह महसूस करते हुए कि उसका दोस्त आखिरकार। उसने अपने डर पर काबू पाया और लड़ने का फैसला किया, अपने भाग्य के विरुद्ध। चौवों को भागने में मदद करने के लिए यूना ने और भी बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया। वह पहरेदारों के बीच उतरा और ताना मारने लगा। उन्होंने उनसे कहा कि उसने जंजीरें चुराई थीं,
और कौशल की किताबें उन्हें आने की चुनौती देते हुए और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और उसका पीछा किया। वह भागा। यूना ने धीमा करने वाली आभा कौशल का इस्तेमाल किया। उसने अभी अभी चोरी की थी। हालांकि धन्यवाद के कारण दर्पण लोक कौशल उलट गया था। एक तीव्र आभा बनने से जो गति बढ़ाती है, खुद को और आसपास के किसी भी दोस्त को। परिवार के मुखिया डिंगी ने उन्हें भागते हुए देखा, लेकिन कुछ अजीब बात देखी। घर से भागने के बारे में वे कालकोठरी की ओर वापस जा रहे थे। खतरे को भांपते हुए उसने 2 लोगों को आदेश दिया उसकी टुकड़ियों को पीछा करना बंद करके वापस जाने का आदेश कालकोठरी के स्वामी की रक्षा के लिए। शियाओई यूनी के बगल में दौड़ना बिल्कुल ही अलग था। वह भ्रमित था। उसने पूछा कि यूनी नेतृत्व क्यों कर रही है? सभी लोग गलत दिशा में वापस जा रहे हैं, खतरे की ओर। यूनी ने अपने बड़े योजना। वह जानता था कि इतने सारे गार्डों का पीछा करने के लिए निकले। शेष सेनाओं ने पहले ही परास्त कर दिया होगा। जंगली कालकोठरी स्वामी नियंत्रण करने के लिए शक्तिशाली बॉस होता तो उनके पास होता। बहुत बड़ी लड़ाई। इसका मतलब था भगवान का स्वास्थ्य अपने सबसे निचले स्तर पर था, जिससे यह कमजोर है। यून ने इसकी स्थिति की जांच की। परम कौशल दर्पण जगत ये देखते हुए कि यह और मजबूत होने के करीब था। उसकी आंखें बैंगनी रंग से चमक रही थीं। वह जानता था कि वह क्या कमजोर कालकोठरी को मारना। अब भगवान उसे अंतिम धक्का देंगे। उसे अपना सबसे शक्तिशाली बनाना था। क्षमता और मजबूत हुई। एक तनावपूर्ण खामोशी छा गई। डिंग परिवार के भव्य बैठक कक्ष में कमरा। गोरी लड़की चाय की चुस्कियां ले रही। उसने विनम्रतापूर्वक अपने मेजबान डिंगहाओ को बताया कि वह बाहर हो रहे हंगामे को संभाल सकते थे। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए डिंगहा। दूसरी कुलपति ने इसे एक छोटी सी बात कहकर खारिज कर दिया। चोर ने अपने मेहमान को अपने भाई का आश्वासन दिया। डिंगी इसे आसानी से संभाल लेगा, लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। कालकोठरी में कुलपति डिंगी ने गुस्से में आकर कोशिश की। नियंत्रण वापस पाने के लिए उसने एक गार्ड पर चिल्लाया। धीमे होने के कारण उसने उसे जाने का आदेश दिया। उत्पात मचाने वाले अधिपति के ठीक बाद यून को तेजी से गुजरते देख डिंगी ने आदेश दिया। उसकी सबसे तेज टुकड़ियां, बदमाश और तीरंदाज बॉस को छोड़कर आगे बढ़ना। घुसपैठिए को हर कीमत पर बाहर निकालो। उनके प्रयास यून अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, उन्हें पीछे छोड़ते हुए। वह जानता था कि उसने अपनी आधी विशेषता लगा दी थी। फुर्ती में अंक जोड़ता है। इसके साथ मिलकर विपरीत त्वरण कौशल में वह इतना माहिर था। तेज गति से केवल विशेषीकृत स्तर 30। बदमाशों या तीरंदाजों के पास जीतने का कोई मौका था। साथ साथ चलते हुए वह आसानी से मुख्य मार्ग तक पहुंच जहां कंकालनुमा अधिपति था, चारों ओर से घिरा हुआ। जानवर भारी, घायल और अपंग लोगों को गार्डों के साथ छत पर जादू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यून उसने देखा कि उसकी योजना पूरी तरह से सफल रही। बॉस अभी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में था। एक उछाल के बैंगनी ऊर्जा वह देने के लिए तैयार था। कमजोरों को खत्म करने के लिए एक निर्णायक प्रहार। कालकोठरी का स्वामी जैसे ही यून पास पहुंचा, आसपास के अधिपति ने उसे देख लिया। खतरे की घंटी बजाते हुए अवरोध पैदा करने के लिए भाग दौड़ मच गई। इससे पहले कि वे बचाव कर सही ढंग से यून ने अराजक कांटे छोड़े। बैंगनी रंग की कांटेदार लताएं फूट पड़ी जमीन पर, उन पर हमला करते हुए। पहरेदार वे अचंभित थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। कांटों ने चोट पहुंचाने की कोशिश। स्थितिजन्य रोग मनुष्य आमतौर पर प्रतिरोध करते हैं। यून का कौशल था अस्वाभाविक रूप से शक्तिशाली और कई रक्षक इसका विरोध करने में असफल रहा। भयावह पीड़ित पहरेदार भ्रमित हो गए। एक जादूगर ने अपने साथी गार्ड पर हमला कर दिया। शक्तिशाली जादू उनकी पंक्तियों को बिखेर, अराजकता फैल गई। बाकी पहरेदार देखते रहे, सदमे में, कौशल की असंभवता से स्तब्ध। उच्च सफलता दर दुश्मनों से लड़ते हुए एक दूसरे के बीच यून ने मौके का फायदा उठाया। अव्यवस्थित के कारण आसानी से धुंधला हो गया रक्षक। उसका रास्ता अपने लक्ष्य तक साफ था। कम एचपी वाला अधिपति जिसे आसानी से वश में किया जा सकता है। यून के आने से गार्डों की रक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। वे चुपके से निकल गए। वे घबरा गए और चिल्लाने लगे। उनके शील्ड और भीड़ नियंत्रण क्यों असफल रहा? गलती से सहयोगियों को ही चोट लग गई। यून के खराब समन्वय पर ध्यान दिया गया। उन्हें बिना किसी पहचान के एक पारिवारिक दल के रूप में पहचानना, वास्तविक टीम युद्ध का अनुभव, उसने सोचा। उस लंबे टुकड़े ने उन्हें नरम बना दिया था, जिससे उनका पतन हुआ। एक गार्ड कप्तान ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश इस बात पर जोर देते हुए कि अगर वे पकड़ बना मर चुका होता। तभी पहले कुलपति डिंगी का आगमन हुआ। उसने अपने सैनिकों को यून पर कब्जा बनाए रखने का आदेश दिया। अग्निमय साजो सामान से लैस 42वें स्तर के योद्धा ने घुसपैठिए से खुद निपटेगा। अपने धधकते हथियार के साथ वह छलांग लगा यून पर विनाशकारी हमले की तैयारी कर रहे हैं। यूनी ने कुलपति के आने का इंतजार किया, खुद को तैयार करते हुए। एक तिरस्कारपूर्ण सही जवाब मिलने पर उसने हमले का सामना करने का फैसला किया। आमने सामने उसने लेवल 60 निकाल लिया। उसने युद्ध की जंजीरें चुराई थीं। हालांकि बहुत निम्न स्तर से लेकर पूरी तरह सुसज्जित होने तक वह उनके बारे में जानता बनी रही। डिंगी के रूप में भयंकर हमला हुआ। यून ने इसका इस्तेमाल किया। जंजीरों को अस्थायी ढाल के रूप में इस्तेमाल करना, शक्तिशाली को सफलतापूर्वक अवरुद्ध करना, पूरी ताकत से विस्फोट। यूना ने चतुराई से रुख मोड़ लिया। डिंगी का अपने ऊपर किया गया शक्तिशाली हमला लाभ केवल अवरुद्ध करने के बजाय भयंकर विस्फोट। उसने इसके जबरदस्त प्रभाव का इस्तेमाल किया, खुद को पीछे की ओर धकेलने के लिए, जैसे कि तोप का गोला जादुई मोहर को चकनाचूर कर देता है। गार्डों ने अपने आसपास सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश की। वह बिल्कुल सही तरीके से उतरा। अपंग कालकोठरी स्वामी अंत में ताना मारने पर उसने चिढ़कर क्रोधित व्यक्ति को मुखिया सवारी के लिए गार्डों से पहले इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यून ने घोषणा की अधिपति का निकाल लेगा। उसने एक शक्तिशाली अंतिम प्रहार करते हुए कमजोर जानवर को मारकर उसकी जान ले ली। इसका परिणाम तत्काल और बहुत बड़ा था। यून 3 स्तरों की आश्चर्यजनक बढ़त हासिल की, तुरंत लेवल 20 पर पहुंचकर, और 9 नए एट्रीब्यूट पॉइंट प्राप्त करना। सबसे महत्वपूर्ण बात, कालकोठरी स्वामी विशाल अनुभव ने उसकी छिपी हुई क्षमताओं को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। एक प्रणाली अधिसूचना ने कौशल की पुष्टि की।
अपग्रेड किया गया, अंततः वांछित स्तर तक पहुंच गया। उसके बाद क्रोध से उबल रहा था। हत्या चोरी हो गई थी। प्रथम कुलपति डेंगी, वह क्रोध से चिल्लाई और यून पर टूट पड़ी। उसकी उग्र कुल्हाड़ी, उसके नक्शे दम पर चलते हुए बचे हुए गार्ड तेजी से आगे बढ़े। साहसी को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित घुसपैठियां, जो शांतिपूर्वक सामने खड़ा था, विशाल कालकोठरी स्वामी का शव। लेकिन युनचो, वह निडर था। उसका ध्यान अपने लूटे हुए माल पर केंद्रित था। उसकी अंतिम क्षमता ने उसे नई शक्ति प्रदान की। स्तर 2 पर डिंगी के शक्तिशाली हमले के रूप जुड़ने ही वाला था कि यह गुजर गया, एक झिलमिलाती छवि के माध्यम से, हानि रहित रूप जो फिर गायब हो गया। पहरेदारों ने वह अचानक हुई घटना से हैरान होकर रुक गया। लापता हो जाना। यूना ने खुद को एक बिल्कुल नई जगह, दुनिया में एक शांत क्रिस्टल नीले रंग में परिवर्तित हो गया। कालकोठरी का हरा संस्करण, वह उसने अपनी छिपी हुई नई क्षमता को सक्रिय कर दिया। कौशल दर्पण जगत, इस विचित्र दुनिया में, आयाम में उसने भूतिया स्पष्ट संस्करण देखे। टिंगी और अन्य गार्डों के बारे में अनजान, उसकी उपस्थिति को दर्शाते हुए एक टाइमर ने उसके दर्पण को दिखाया। यह पैदल यात्रा लगभग 30 मिनट तक चलेगी। उत्साह के साथ यह महसूस किया कि वह कर सकता है। अब अंदर की दुनिया में प्रवेश करें। दर्पण, अजीब नीले हरे रंग के अंदर यून ने अपनी नई शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि सब कुछ एकदम सही था। वास्तविक दुनिया की दर्पण छवि को उलट दिया गया है, बाएं से दाएं। पहले तो उसने सोचा कि पहरेदारों की धुंधली आकृतियां बस दिखाई दे रही थी। उसकी चालें, जैसे ही उसका हाथ सीधे आर पार चला गया। लेकिन जब उसने क्रिस्टल को छुआ तो ऐसा लगा जैसे ठोस थी। यह जानकर उसे एहसास हुआ, यह जगह महज एक चाल से कहीं अधिक थी। उनकी खोज से एक अद्भुत खोज हुई। उसने क्रिस्टल का एक ठोस टुकड़ा उठाया जमीन पर, और एक संदेश ने उसे बताया कि वह उसमें एक दर्पण का टुकड़ा था जो महत्वपूर्ण था। उसे इस दुनिया से बाहर निकाला जा सकता है, और असली वाले में यह एक बड़ी बात थी यून के लिए। वह समझ गया था कि उसके साथ मिरर वर्ल्ड स्किल, अब लेवल 2 पर, वह इस दूसरे देश से वास्तविक वस्तुएं ला सकते हैं। अपनी दुनिया में समाहित कर लिया। सोच रहा था कि कौशल के साथ उसमें बदलाव आया था। उसने कहा, उसने अपने सिस्टम स्क्रीन की जांच की। उसे एक कौशलों की बिल्कुल अलग सूची, कई शक्तिशाली विपरीत क्षमताओं को प्रदर्शित करना, जैसे अदृश्यता और बल क्षेत्र पिंजरा। लेकिन उनमें से अधिकांश पर यह अंकित नहीं था। सक्रिय हो गया, जिससे वह भ्रमित हो गया। एक संदेश जल्दी से समझाया कि ये कौशल थे, बुनियादी कौशल जो अभी तक नहीं सीखे गए हैं। फिर उसने अपने नए की पूरी शक्ति को समझ लिया। क्षमता सूची में उल्टा दिखाया गया था। वह उन सभी कौशलों के रूपों को सीखेगा जो वह सीख सकता था। अब पता चल गया था कि इनमें से किसी भी मजबूत चीज का उपयोग करने के लिए उसे सबसे पहले ढूंढना होगा और वास्तविकता में उनके सामान्य स्वरूपों को जाने। उसने पहले स्तर पर जिस कौशल उलटफेर का इस्तेमाल किया, यह उसके शरीर का एक साधारण बुनियादी हिस्सा था। क्षमताएं ही सच्ची शक्ति हैं। जैसे ही उसकी रोमांचक सूची के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से उसने महसूस किया कि इससे बदलाव आया। अब वह मजबूत विकल्प चुन सकता था। कौशल युग्मों का निर्माण और उनकी पूरी कक्षा की योजना, समय से पहले ही मार्ग का पता लगाना, यह जानते हुए कि वास्तव में क्या होने वाला है, रूप प्राप्त होंगे। यून अपने नए कौशल के बारे में सोच रहा था। अपनी पूरी क्षमता का एहसास उसे अचानक हुआ। उसके पीछे कुछ था। मुड़कर उसने देखा तो धुंधली नीली हरी मानव आकृति तैर रही है, निर्मल वातावरण में, वह बिना किसी उद्देश्य के। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह एक आत्मा थी जो दोबारा जीवित होने से पहले अटक गया था। उन्हें यह विचार दिलचस्प लगा और उन्होंने पूछा, इस विचित्र स्थिति में अन्य आत्माएं भी थीं। दुनिया बिना किसी चेतावनी के शांत आत्मा हरी ऊर्जा से चमक उठा और बदल गया। चीखता हुआ, हड्डी जैसा दिखने वाला एक मृत प्राणी जो उस पर झपटा। हैरान होकर यून, उसने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और उसे प्राप्त लड़ने के लिए तैयार। वह उस प्राणी से मिला, हमला किया और एक ही झटके में आसानी से चकनाचूर कर दिया। उस मृत प्राणी ने ध्यान दिया कि ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, बहुत मजबूत। जैसे ही उसने समाप्त किया, प्राणी एक नया संदेश सामने आया, उसका ध्यान आकर्षित करना। उसे एक अनडेड अनुबंध की पेशकश की। उन्होंने समझाया कि वह उनके साथ समझौता कर सकते हैं। जिस आत्मा को उसने अभी अभी पीटा था उसे जाने दिया। दर्पण की दुनिया छोड़कर उसके लिए लड़ो। वास्तविक दुनिया में अनुबंध भी आत्मा का उच्चतम स्तर होगा, हमेशा उसके जैसा ही रहेगा, और वह कर सकता था। ऐसे 20 अनुबंध हैं। यह अप्रत्याशित है। इस घटना ने यून को इस नए के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या कर सकती है? यूना ने सोचा कि क्या हो सकता है। नई शक्ति का क्या अर्थ था? अब वह समझ गया। एक मरे हुए प्राणी को हराने के बाद दर्पण की दुनिया में वह एक सौदा कर सकता था, अपनी आत्मा के साथ, और उसे बाहर लाओ। वास्तविकता को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रस्तुत करना। उसने दर्पण के टुकड़े को वास्तविक बना दिया था। वह जानता था कि उसकी क्षमता केवल चीजों के लिए ही नहीं, पत्थरों की तरह। लेवल 2 अपग्रेड। मिरर वर्ल्ड एक वास्तविक गेम चेंजर था। उसे न केवल सामान लाने की अनुमति देना, बल्कि ही दर्पण से निकली मरे हुओं की एक सेना भी। दुनिया को वास्तविक दुनिया में देखना, विशाल क्रिस्टल परिदृश्य से भरा हुआ संभावनाएं। उन्हें यह विचार आया, दिलचस्प। असल दुनिया में वापस आते हैं, हालात अस्त व्यस्त थे। इसके स्वामी के पराजित होने पर निजी कालकोठरी में वह गायब हो गया, जिससे सभी लोग स्तब्ध और गार्डों की सेना, वे समझ नहीं पाए घुसपैठिया कहाँ गया था। एक कप्तान, उसने घबराकर पूछा कि वह अचानक कैसे गायब हो गया। सोच रहा था कि क्या यह एक हाइले रोग था, छुपने का कौशल। एक दुष्ट विशेषज्ञ जल्दी से उन्होंने मना कर दिया और अपनी गुप्त रणनीति के बारे में बताया। स्पष्ट सीमाएं थीं और किसी को मजबूर नहीं कर सकते थे। खूबसूरती से गायब हो जाना कमी। जवाबों ने एक और कप्तान को नाराज कर दिया और उसने उस बदमाश को पकड़ लिया और उससे जानने की मांग की। घुसपैठिया किस तरह भाग निकला होगा। वहां उनमें से बहुत सारे हैं। पहला, परिवार के मुखिया डेंगी तो और भी ज्यादा गुस्से में थे। अपनी बहुमूल्य निजी संपत्ति खो देने के बाद काल कोठरी में उसने अपना गुस्सा उनमें से एक आदमियों ने उस आदमी का चेहरा पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कि अगर उन्हें नहीं मिला तो जिम्मेदार व्यक्ति को यह करना होगा, उसे हुए नुकसान की भरपाई करो। इस बीच दर्पण लोक में यूना का समय था अंत।
जैसे ही उसका मिरर वॉक टाइमर गिनती करने लगा, नीचे झुकते हुए वह सोचने लगा कि वह कहाँ दिखाई फिर से अपने पहले वाले रिश्ते पर लौटेगा। स्पॉट या इसके लिए कोई अन्य नियम थे? दर्पण की दुनिया छोड़ रहे हो? उसे अपना मिल गया। कुछ क्षण बाद जब वह प्रकट हुआ तो उसने उत्तर वास्तविक दुनिया में ठीक उसी स्थिति में वापस, वह स्थान जहां से वह गायब हो गया था। क्रोधित डिंगी ने उसे तुरंत पहचान लिया और बिना सोचे समझे उसने अपने आदमियों को पुकार लगाई, उसे पकड़ो। नए हमले का सामना करते हुए डिंग परिवार के लड़ाकों में से युन वहीं रुका रहा, एकदम शांत। उसने एक हाथ ऊपर उठाया, उसमें घूमती हुई हरी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने उनसे कहा कि वे इतनी जल्दी न करें, इतने लंबे समय तक सामूहिक रूप से हमला झेलने के समय बीत चुका था, अब उसके लिए यह करने का समय आ गया था। इसके साथ ही उसने अपनी शक्ति का प्रयोग दर्पण जगत से अभी अभी लाभ प्राप्त किया था। डरावने कंकाल योद्धाओं की बांट फूट पड़ी। बाहर निकलकर एक भयानक मरे हुए लोगों की सेना का गठन चौंके हुए गार्डों की ओर दौड़ा। गार्डों ने गौर भय के साथ प्रतिक्रिया दी। उनके जैसे जैसे वे सवाल करते गए, हमले धीमे होते गए। आकृतियां आश्चर्यचकित थीं। अगर वे सचमुच भूत होते। पहला, परिवार के मुखिया डिंगी ने शांत करने की कोशिश की। बढ़ता हुआ डर, उसने अपने आदमियों पर चिल्लाया। घबराकर उन्होंने कहा कि वे जीव थे। उसने कई मरे हुए राक्षसों को देखा था, इससे पहले भी कई बार। एक गार्ड ने लड़ाई की। कंकाल योद्धा तैयारी कर रहा है, कठिन मुकाबला। हालांकि वह आश्चर्यचकित ऊपर एक हेल्थ बार दिखाई देने के लिए। वह एक प्राणी था, वह एक मरे हुए कंकाल जैसा प्राणी था, और यह केवल स्तर 20 का था, युन की तरह ही। इसके बावजूद डर बना हुआ था, मजबूत। डिंगी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। अपने आदमियों की लगातार हिचकिचाहट पर उन्हें लड़ने के लिए राजी करो, उसने बोनस देने का वादा किया। अगर उन्होंने हमला किया और पकड़े गए तो सभी को घुसपैठिया, इनाम का विचार। ऐसा लगा जैसे इससे उनमें फिर से साहस आ गया। गार्डों ने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। जब वे मरे हुए लोगों की सेना को वापस युन ले गए तो उन्हें वहां नहीं था। वे भ्रमित हो गए। उसने चारों ओर देखा, यह सोचते हुए कि वह कहां जा सकता है। ध्यान भटकाने के लिए नए बुलाए गए मरे हुए प्राणी। युन ने सुरक्षित स्थान से लड़ाई देखी, दूरी। उसने अनुमान लगाया कि उसकी वर्तमान सेना अभी भी इतनी कमजोर थी कि वह सचमुच प्रभावी। वह जानता था कि अगर वह ढूंढ सके तो अधिक शक्तिशाली आत्माओं के साथ सौदे करो, अव्यवस्थित गार्डों का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसके लिए यह एक उपयुक्त मुकाबला था। हालांकि जो कुछ उसकी क्षमता सीमित थी, उसके आधार पर 20 सबसे शक्तिशाली आत्माओं के साथ समझौते किए। उसके पास मौजूद छोटे से क्षेत्र में उपलब्ध दर्पण जगत के भीतर अन्वेषण किया गया। इसके अलावा उन्होंने पाया कि उनके अन्वेषण से दर्पण की दुनिया अनंत नहीं थी। उसने टक्कर मार दी थी एक दीवार जिसने उसे 200 मीटर के दायरे में ही रखा, जहां से वह अंदर दाखिल हुआ। इससे उसे एहसास हुआ बेहतर मरे हुए लोगों को खोजने के लिए वह ऐसा करेगा। दर्पण जगत में प्रवेश करने की आवश्यकता है, भविष्य में अलग अलग जगहों पर। जब उसने देखा कि उसका दोस्त जियाओजी जो अभिनय कर रहा था, ध्यान भटकाने के लिए उसे छिपा हुआ पाया गया था। जंगल में एक गार्ड ने उपहास उड़ाया, भेस बदले हुए लड़के को चिढ़ाते हुए। उसे पकड़ने पर जो इनाम मिलेगा, बिना किसी झिझक के युन उससे कूद पड़ा। परछाइयां तेजी से और सटीक रूप से, गार्डों को मार गिराना, धमकी देना। उसका दोस्त, उनका रास्ता साफ देखकर उसने अचंभित शियाओजी को पकड़ा और उससे कहा। वे जा रहे थे। उस अव्यवस्था को देखकर उसने अपनी अमर सेना के साथ मिलकर यह रचना की थी। बाकी गार्डों को व्यस्त रखते हुए उन्होंने तय कर लिया था कि उनका काम पूरा हो गया है। वापस जाना आ गया से दूर भागना, और उसने जो भी नई चीजें खरीदी हैं उनकी ठीक से जांच। उसे अपने साहसी छापे से लाभ हुआ था। युन और शियाओई भाग निकली। शेष डिंग परिवार के रक्षकों ने मरे हुए लोगों की सेना से लड़ाई लड़ी। गार्डों ने जमकर हमला किया, कंकाल नुमा योद्धा अपनी हड्डियां तोड़ते हुए। एक गार्ड लीडर ने उन जीवों को देखा। वे बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन उनकी राहत यह क्षणिक था। उनके लिए भयावह स्थिति यह पराजित कंकाल तुरंत फिर से बन जाएगा। वे अक्षुब्ध रहे, वे केवल इसी कारण से लड़ते रहे, कंकालों को अंतहीन रूप से पुनर्जीवित करने के लिए। गार्ड का मनोबल टूट रहा था। डिंग गे मजबूत स्तर बाई टाउ तीसरे प्रमुख। डिंग परिवार के सदस्य शांति से धूम्रपान करते हुए दिखाई दिए। यह एहसास हुआ कि कंकालों को बुलाया गया था जीव और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें तब तक मारते रहो जब तक उनके मालिक का सब कुछ खर्च न हो जाए। अराजक के कुछ समय बाद हमला। पुराना उस्ताद, शक्तिशाली परिवार का मुखिया, लंबे सफेद दाढ़ी वापस आ गई। उसने तुरंत पूछा कि क्या उनकी महत्वपूर्ण अतिथि मिस युन शाह। बाईं ओर अंदर उनके बेटे डिंग हाओ ने झुककर अभिवादन किया, विनम्रतापूर्वक अपनी विफलता के लिए क्षमा मांगते हुए। वहीं रखो, उसने समझाया। घुसपैठिया अविश्वसनीय रूप से साहसी था, जिसके कारण चिल्लाने और यहाँ तक कि शोर मचाने से हंगामा। खिड़की तोड़ दी जिससे वे डर गए। अतिथि चला गया। पुराना उस्ताद दुर्जय स्तर सतामन डिंगडैन का पुत्र हीरो डिंगकुन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अपने बेटे की पूर्ण सुरक्षा के लिए। विफलता घुसपैठिए के अंदर घुस जाने से क्रोध और बिना पहचाने भाग निकले। शर्म से डिंगहो ने अपना सिर झुका लिया और पूरी तरह से दोषी। हालांकि डिंगहाओ ने पेशकश खबर अफरा तफरी के बावजूद मिस युन शाह नायक के कालकोठरी में जाने के लिए सहमत हो गई, यानी उनके दादा हीरो डिंगकुन के। मामला बिगड़ा नहीं था, इससे शांति नहीं मिली। क्रोधित मुखिया डिंगडी ने कसम खाई थी कि वे दोषियों को निर्दयतापूर्वक मार डालो। फिर वह अधीर होकर उसने अपने बेटे को जल्दी करने का आदेश दिया। जांच करें कि और क्या क्या चोरी हुआ है। सुरक्षित अराजकता की चले गए। युन ने अपनी उपलब्धियों की समीक्षा की। उसने अस्थायी कालकोठरी की ओर देखा। उसने जो प्रवेश परमिट चुराया था वह उसके पास था। उसके पास था। उसका मुख्य लक्ष्य तो था, लेकिन फिर भी एक एस्कॉर्ट की जरूरत नायक के कालकोठरी के लिए। उसने फैसला किया कि वह समस्या को जल्दबाजी में हल करने के लिए उन्होंने परिवार के घर से अन्य लाभ छापा। यह बहुत लाभदायक था, जिससे धन की वृद्धि 20 तक। उसका शक्तिशाली चिमेरा हड्डी का छल्ला लगभग नष्ट हो गया था। हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने चोरी कर ली थी 10 उपयोगी कौशल पुस्तकें। उसने एक पुस्तक देखी
उसके पास मंत्रोच्चारण का कौशल था सभी प्रकार के समर्थन में। युद्ध गीत का जाप सीखा जिससे बढ़ावा मिला, क्रिटिकल हिट दर और क्षति, लेकिन रक्षा पंक्ति कमजोर कर दी। उसने तुरंत इसके विपरीत रूप को देखते हुए ढाल गीत गायन जो इसके विपरीत प्रभाव डालेगा। उन्होंने उत्साहपूर्वक यह महसूस किया कि सीखने और इन सहायक कौशलों को उलटकर वह ऐसा कर सकता था उनके आंकड़ों में काफी सुधार होगा। बूस्ट और एक नया पैसिव स्किल जो अपनी ताकत बढ़ाते हुए उसे पता था कि वह किसी भी समान स्तर के प्रतिद्वंद्वी को शुद्ध शक्ति से कुचल दें। कौशल पुस्तकों के अलावा कालकोठरी लॉर्ड ने एक दुर्लभ लेवल 30 आइटम गिराया। भ्रष्ट शूरवीरों का कवच जो होगा बाद में उपयोगी होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौशलों और अपने उपकरणों को अपग्रेड करते हुए उसने आखिरकार हुई क्षमता बढ़ा लिया। मिरर वर्ल्ड स्तर बढ़ाने के लिए अपनी नई क्षमताओं के बारे में सोचते हुए युन ने अपने तंत्रीय आह्वान को स्वीकार किया। उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई, लेकिन वह जानता था कि यह पर्याप्त नहीं है। याद करते हुए हीरो डिंकुन की मूर्ति का उन्होंने मूल्यांकन किया। दुश्मन कम से कम एस रैंक का बरसेरकर था। उसे मारने का कोई भी मौका पाने के लिए युन मुझे लगा कि उसे लेवल 50 तक पहुंचने की जरूरत होगी या उच्चतर, और इससे भी महत्वपूर्ण बात खोजें और एस रैंक के नेक्रोंटिक स्पिरिट से अनुबंध करें। बाद में डिंग परिसर से सुरक्षित निकलने के बाद एक अभी भी सहमी हुई श्याओजी ने घबराकर युन से पूछा अगर उनका पीछा नहीं किया जाता। युन शांति से उन्होंने कहा कि वे अपने पीछा करने वालों से बच निकले थे और उनके चेहरे दिखाई नहीं दिए, इसलिए वे सुरक्षित थे। फिर भी चियाओजी बेचैन थी। और युन, मैंने बताया कि यह अनुभव कितना कठिन रहा होगा, उसके लिए रहा है। उसकी वर्तमान अमरता को देखकर सेना बहुत कमजोर थी। युन ने अपनी अगली योजना बनाई। कदम उसने चियाओजी से पूछा कि क्या वहां थे आसपास के किसी भी कालकोठरी में जहां एक शक्तिशाली एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जब चियाओजी ने देखा, उलझन में पड़कर युन ने समझाया कि उसे एक चीज की जरूरत है। तेजी से लेवल बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय डंजन में जाएं। शक्तिशाली व्यक्ति को शामिल करना इसके लिए था, कुछ ऐसा जो उसे बाद में पता चलेगा। उस क्षण चौवो ने पुष्टि की कि ऐसा कुछ था जगह। हालांकि वह चिंतित होकर हिचकिचाया। उन्होंने खुलासा किया कि यह स्कूल का निजी कालकोठरी थी और वे चुपके से अंदर नहीं घुस सके। इस जानकारी ने युन को रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। एक नियंत्रित कड़ी सुरक्षा वाले क्षेत्र के बारे में कालकोठरी, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। उसने बस तय किया गया कि सामान्य प्रवेश असंभव है या नहीं। वह अपनी मनचाही चीज पाने के लिए विशेष तरीकों का इस्तेमाल करता था, अपनी विशेष विधियों के भाग के रूप में। स्कूल के निजी तहखाने में प्रवेश करने के लिए युन अपने क्लास टीचर से मिला। उसने उन्हें जानकारी दी। शिक्षक एक मूल्यवान दुर्लभ बैंगनी गुणवत्ता उसके घुमक्कड़ वर्ग के लिए कौशल पुस्तिका चोरी हो गई। डिंग परिवार से रिश्वत काम कर गई। शिक्षक को अब विश्वास हो गया था कि युन ने मजबूत समर्थन मिलने से और भी अधिक मदद मिली। उन्होंने स्वीकार किया कि कालकोठरी तक पहुंच आमतौर पर तय था और वह इसे आसानी से बदल नहीं सकता। हालांकि उन्होंने एक बात समझाई, खामी कालकोठरी खुली हुई थी। स्नातक होने वाले छात्र, हालांकि युन नहीं था, सामान्य रूप से योग्य एक शिक्षक एक उत्कृष्ट छात्र की सिफारिश करें। युन की उत्कृष्ट क्षमताओं से आश्वस्त संभावना को देखते हुए उसने उसे दिलाने का वादा किया। योजना सफल रही। युन शामिल हो गया। स्कूल में प्रवेश करने वाले साहसी छात्र कालकोठरी, अन्य छात्र दृढ़ निश्चयी थे या चापलूसी भरा। किसी ने गंभीर स्वर में कहा कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए आगे बढ़ने का आखिरी मौका हो सकता है, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने नायक को धन्यवाद दिया। जैसे ही युन चलने लगा, चमकते हुए पोर्टल के पार उसने एक अनुभूति, एक अजीब सी बेचैनी, कुछ होने का आभास हो रहा था। इस कालकोठरी में क्या गड़बड़ है शिक्षक? उन्होंने उत्साहपूर्वक समझाया कि यह वही जगह है जहां नायक ने कभी लड़ाई लड़ी थी और उसके निशान अभी भी मौजूद। बिजली शायद अंदर ही रहे, पास ही में चौवो। उसने गंभीर भाव से सुना। वह भयावह रूप से एहसास हुआ कि वीर कालकोठरी ही वह जगह थी। साम्राज्य के मनगढ़ंत इतिहास के अनुसार वीर डिंकुन ने बहादुरी से अपने परदादा गद्दार चियाओन। कड़वी सच्चाई को जानते हुए चियाओ हिचकिचाई। वह दुविधा में था, सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कालकोठरी के बारे में जो कुछ भी पता था वह बताओ, यह सच्चा इतिहास है। जैसे ही छात्र एकत्र हुए कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर शिक्षक ने एक अंतिम चेतावनी, यह एक उच्च स्तरीय चेतावनी कालकोठरी में, और उन्हें अंदर सावधान रहना चाहिए, उनकी सीमाएं। फिर उन्होंने एक को चुना, कवच पहने लाल बालों वाला छात्र लिटिल जेड। उसे युन का ख्याल रखने के लिए कहना। और चौवो जी। छोटा जेड स्पष्ट रूप से नाराज था, शिकायत करते हुए कि वह ध्यान, अगर उसे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती तो उसका कौशल। एक अन्य छात्र ने उसे आगे धकेल दिया। उसे शिकायत करना बंद करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि कालकोठरी खुली थी। इस बात पर बड़बड़ाते हुए छोटे विद्यार्थियों को अनुमति दी गई थी। लिटिल दूसरों के साथ कालकोठरी में दाखिल हुआ। उसने तिरस्कारपूर्ण ढंग से युन और शियाओ जी को आदेश दिया, पीछे रहकर कोई परेशानी न पैदा करना। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें छोड़ने की धमकी दी जाती है। जैसे ही समूह अंदर गया, विशाल बैंगनी रोशनी से जगमगाता आंतरिक भाग, युन चुपचाप। उसने अपने आसपास के वातावरण का आकलन किया। उसने 240 स्तर का कालकोठरी होना चाहिए था। हालांकि अतीत से मिली उसकी सहज प्रवृत्ति जीवन चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ गलत है। जैसे ही उसने महसूस किया, उसे गहरी बेचैनी छा गई। एक गहरा खतरा जो इसके अनुरूप नहीं था, इस कथित कठिनाई का तहखाना। छात्र चमकते हुए प्रकाश में और गहराई तक बैंगनी वीर कालकोठरी। युन ने युन को देखा और उसकी गोरी दोस्त युन शाह अंदर थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वे छोटे छात्र होने के नाते छोटे जेड को निगरानी का काम सौंपा। युन ने भी लड़कियों को देखा और उनकी ओर इशारा किया, दूसरे बख्तरबंद छात्र की ओर। छात्र ने तुरंत एस्कॉर्ट करने का सपना देखा। आकर्षक लड़कियां, उसकी कल्पना यही थी। एक लंबे गंभीर छात्र द्वारा बीच में ही रोक दिया गया। एक हेलमेट पहने व्यक्ति ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि सपने देखना बंद करो। इस छात्र ने युन का खुलासा किया। येन और युन शाह दोनों ही बहुत अधिक शक्तिशाली थे, स्तर 30 से ऊपर। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, लड़कियों से मदद मांगनी चाहिए और दिवा स्वप्न देखने वाला छात्र अच्छा नहीं था, उनके लिए काफी है। शर्मिंदा होकर छात्र ने बुदबुदाते हुए कहा कि वह बस बात कर रहा था। बड़े छात्रों ने बात की,
दिवास्वप्न देखता हुआ लड़का युन शाह और युन को देख रहा था। यिन उसे और उसके दोस्त को आश्चर्य हुआ। दो उच्च स्तरीय युवा छात्र। उन्होंने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे आगे बढ़ गए। युन और शियाओ जो युना उन्हें देख रही थी, वह भ्रमित होकर पास आया। उसने युन को पहचान लिया। शाह एक उच्च पदस्थ अतिथि के रूप में उपस्थित डिंग परिवार का घर। उसका सीधा दृष्टिकोण, इससे उसे शक हुआ। उसने सोचा कि क्या वह उसके शरीर के मूल मालिक को जानता था, या अगर वह डिंग शू के लिए उससे भिड़ रही थी जिसे उसने सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया था। शाह का दृष्टिकोण सीधा और मैत्रीपूर्ण था। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए उसने युन से कहा कि मैंने उसे स्मारक हॉल में देखा और उन्होंने उनके लड़ाकू कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा। उसकी आवाज अनोखी थी। युन को यकीन नहीं था। वह जो चाहती थी, उसे लगता था कि वह बस हल्की फुल्की बातचीत करना। हालांकि युन जब शाह झुकी तो उसकी आंखें सुनहरी चमक उठीं। करीब आने पर पता चला कि वह उसे पहचानती थी। कांच के टूटने से आती आवाज, डिंग परिवार से उसका भाग निकलना, निवास। इससे युन हैरान रह गया। भयभीत होकर यह महसूस हुआ कि यह शक्तिशाली लड़की ने उसे घुसपैठिए के रूप में पहचान लिया था। सिर्फ 2 वाक्यों से वह चिल्लाया। अपनी बात कहने के बाद युन शाह के कपड़े सफेद जादूगरों जैसी युद्ध सामग्री में बदल दिया गया। युन यिन ने भी ऐसा ही किया और गहरे रंग के कपड़े पहन लिए। हरित ऊर्जा संगठन। युन शाह ने फिर एक बात बताई। युन को अब भी आश्चर्य था कि वे इस क्षेत्र का पता लगाएंगे। पहले कालकोठरी में गया, फिर उसे लेकर चला गया। दोस्त। जैसे ही वे चले गए, उसने उस मुलाकात का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। समझ गई कि उसने उसे पहचान लिया है। घुसपैठिए का पता लगाया, लेकिन उसे बेनकाब करने का विकल्प चुना। सूक्ष्म तरीके से संदेश देना। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह एक चेतावनी उसने खतरनाक माना। संभावना है कि डिंग शू भी। उन्होंने पहले भी उनकी आवाज सुनी थी, इसलिए उन्हें उनकी आवाज पहचान। युन ने चिंता न करने का फैसला किया फिलहाल के लिए। उन्हें विश्वास था कि जब तक, क्योंकि डिंग परिवार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तुरंत ही उसकी तीव्र समतलीकरण गति वह जल्द ही इतना मजबूत हो जाएगा कि उनके द्वारा उत्पन्न किसी भी खतरे को देखते हुए, दोस्ताना व्यवहार करते हुए उसने चेतावनी देने का फैसला किया। उसने पुकार कर उन्हें सलाह दी कि वे रहें, सावधान रहो, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ने उसे यही कालकोठरी अजीब तरह से खतरनाक लग रही थी। युनशा वह रुकी और सहमत होती हुई प्रतीत हुई। उसने उससे कहा, वह जगह अजीब सी लग रही थी। उसने सोचा, उसके उच्च स्तर को देखते हुए कालकोठरी इतना असहज महसूस नहीं होना चाहिए। युन को आखिरी बार देखकर मुस्कुराते हुए उसने धन्यवाद दिया, उसे चेतावनी देने के लिए। इससे पहले युनाइन ने बात जारी रखी। संक्षिप्त मैत्रीपूर्ण और हाई स्कूल की लड़कियों के बीच बातचीत। ये बात किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रही। छात्र अविश्वास बड़े व्यक्ति ने भी और आपस में कानाफूसी। आमतौर पर शांत रहने वाली युनशा, क्यों, मैं उससे बहुत परिचित हूँ। ईर्ष्या से प्रेरित होकर उन्होंने युन को घेर लिया। उसके साथ उसके रिश्ते के बारे में और परिचय की मांग करना नहीं। दिलचस्पी दिखाते हुए युन ने उनके सवालों को बीच में ही रोक दिया, घोषणा करते हुए कि वह और चियाओ जा रहे हैं। समूह को अकेले घूमने की अनुमति। छात्र उसके व्यवहार से स्तब्ध रह गए। अति आत्मविश्वास उसे चेतावनी देते हुए कि छोटे छात्र स्तर 20 के राक्षस, इससे उनकी जान को खतरा हो जाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि उनके पर्यवेक्षक लिटिल जेड, उसने उनसे उन दोनों को जाने देने को कहा। उसने युन के लिए किसी के साथ दोस्ती करना, यूनियन के समान शक्तिशाली, अपने ही स्तर का, कीमत अधिक होनी चाहिए। जब दूसरों ने विरोध किया, उन्हें उनके शिक्षक के आदेशों की याद दिलाते हुए छोटे जी का असली मकसद सामने आया। उसके विचार उसने आक्रामक ढंग से याद दिलाया। उनके दोस्तों को उनके असली कारण का पता लगाना था। कीमती क्रिस्टल। वह नहीं चाहता था लूट का हिस्सा बांटना, इसलिए उन्हें घूमने देना। शुरुआत एकदम सही थी। उसने अपना सौदा पक्का कर लिया। समूह को निर्दयतापूर्वक बताकर निर्णय लिया गया। उन्हें नजरअंदाज करने के लिए ये तर्क देते हुए कि उनके पास संकट संकेत बंदूकें युन के रूप। और जब जियाओ जी वहां से चली गई तो वह उन्हें देखता रहा। क्रोध और ईर्ष्या से वह नहीं कर सका। समझें कि एक साधारण बच्चे को युनशा का क्यों मिला ध्यान। उसकी ईर्ष्या गहरे अंधकार में तब्दील हो गई। उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर युन ऐसा था तो अति आत्मविश्वासी होने के कारण वह मरने का ही पात्र था। युन और अन्य लोगों के प्रवेश करने के कुछ समय बाद काल कोठरी में क्रोधित डिंग शू पहुंचा। प्रवेश द्वार पर एक पुरुष कर्मचारी और एक महिला ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। क्रोध से भरकर डिंग शू ने उसे पकड़ लिया। एक आदमी की शर्ट पर लिखा था जिसमें पूछा गया था कि क्या किसी टीम ने कर्मचारी ने मांग की, यह जानने के लिए कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। एक निराशाजनक बैठक के बाद यह लड़ाई हुई। डिंग शू अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ था। जब उसने युन और शियाओ को बताने की कोशिश की, जो ही वे घुसपैठिए थे जिन्होंने उनके यहाँ छापा मारा, घर पर उनके पिता डिंग हाओ ने बर्खास्त कर दिया। उसने उसे ठंडे लहजे में कहा कि उसे दोष न दे। उन्हें उनके सार्वजनिक अपमान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उसके पास ऐसी छोटी-मोटी बातों के लिए समय नहीं था। शू ने दृढ़तापूर्वक कहा कि वह पहचानता है छापेमारी के दौरान उनकी आवाजें। हालांकि डिंगे को संदेह था। उन्होंने इस ओर इशारा करते हुए कहा कि महज कुशल नहीं थे बल्कि बहुत कुशल। छात्र कई गार्डों से आसानी से बच निकले। डिंगे ने कहा कि जब तक डिंग शू साबित नहीं कर सकता, उनकी ताकत इससे कहीं अधिक थी। गार्डों के सामने वह अपने दावे का समर्थन नहीं कर सकता। परिवार के मुखिया डिंग डॉन ने ठंडे लहजे में कहा, उन्हें उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए छोड़ देना। मामले परिवार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। डिंग शू के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खुद कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर वापस फिर से कर्मचारी से बहस की, पूरी दृढ़ता से घोषणा करते हुए कि चूंकि यून और चियाओजी अंदर थे इसलिए उसने उनके पीछे जाना पड़ा। अंदर कालकोठरी में यूनो एक कठिन स्तर से लड़ रही थी। 20 लालच दानव क्रिस्टल विशालकाय, तेज नीले क्रिस्टलों से बना प्राणी। उसने जोरदार हमला किया। यून ने उसके हमलों से बचते हुए हमलों के बचाया। एक और भी शक्तिशाली दुश्मन प्रकट हुआ। लेवल 30 ग्रीड डेमन क्रिस्टल आई। उसने बैंगनी ऊर्जा की एक शक्तिशाली किरण छोड़ी ठीक उसकी ओर। नए राक्षस को देखकर अपार शक्ति के साथ यून तैयार हो गया। हमला हुआ। दूर से डरी हुई शियाओई ने देखा। यून का नाम चिल्लाया और समर्थन का इस्तेमाल किया। कौशल सोने की ढालों का एक सेट।
युन के चारों ओर देवदूत के पंख प्रकट हुए। उसे हमले से बचाना सराउंडिंग शील्ड नामक कौशल ने दिया। युन के पास 500 ड्यूरेबिलिटी और 700 की शील्ड है। 3 मिनट तक बचाव किया। शियाओई नहीं रुकी। वहां उसने उत्साहवर्धक स्वर का प्रयोग किया, जिसने युन को एक ऐसे आभामंडल में लपेट लिया कि इससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। इससे युन को यह लाभ मिला, प्रेरित स्थिति, जिससे उसका हमला बढ़ गया। शक्ति और गति में 5% की वृद्धि हुई। इससे पता चला कि जियाओ बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनता जा रहा था। सहायक खिलाड़ी शियाओई द्वारा मजबूत किया गया। मदद के लिए यूनी ने कई शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल किया। क्रिस्टल राक्षस पर हमले, उसकी ट्रिकब्लाइट स्किल सक्रिय होने पर जो उसे 70% आक्रमण क्षमता प्रदान की, उसने शक्तिशाली लेवल 30 आई ऑफ द को चकनाचूर कर दिया। माउंटेन ने आखिरी जोरदार प्रहार किया। जीत से तुरंत परिणाम मिले। युन से लेवल 21 पर पहुंच गया और 3 नए आइटम मिले। विशेषता अंक चियाओजी भी था। खुश होकर आश्चर्य से चिल्लाते हुए उसने 11वें लेवल पर पहुंच गया और 3 भी प्राप्त किए। विशेषता अंक युन ने अपने दोस्त आसपास की ढाल और प्रेरक नारे लगाने का कौशल यहीं से आया है। वे किताबें जो उन्होंने डींग से चुराई थीं, परिवार, उन्होंने कहा कि वे बहुत उपयोगी थे। वे कौशल जो शियाई सीख पाई। उसने पराजित राक्षसों की ओर देखा। बचे हुए अवशेषों के बारे में युन ने सोचा कि कितना उनकी टीम वर्क पहले से बेहतर हो गई थी। मुझे पता था कि इस काल कोठरी में मौजूद राक्षस थोड़ा उच्च स्तर का, लेकिन चौवजिस नया है। सहायक कौशल ने लड़ाइयों को काफी हद तक आसान बना दिया। संभालना आसान हो गया। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, क्रिस्टल गुफाओं में युन उसे अपने शिक्षक की कही कोई बात याद आ गई। शिक्षक ने कहा, उन्होंने एक दुर्लभ घटना का जिक्र किया। इस काल कोठरी में मौजूद राक्षस को कहा जाता है ऑब्सीडियन बीस्ट। उसने कहा था कि हत्या करना, इससे दुर्लभ समर्थन प्राप्त करने का अवसर मिला। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कौशल पुस्तिका। युन के लिए यह एक बड़ा मौका था, क्योंकि उसके पास कौशल का उल्टा रूप पहले ही देखा जा चुका है। उसके दर्पण जगत पर बल क्षेत्र, कौशल सूची, और यह जानता था कि यह एक प्रमुख कौशल भविष्य की योजनाओं के लिए। लेकिन शिकार जानवर बनना ही उसका एकमात्र लक्ष्य नहीं था। वह देख रहा था विशाल और भयावह परिदृश्य को। देखिए, यह जानते हुए कि इस काल कोठरी के बारे में भी कहा जाता था वहां होना, जहां कई शक्तिशाली साहसी, अगर उनकी मृत्यु हो गई होती तो उनका मानना था कि अभी भी वहीं होंगे जहां वे गिरे थे, जिससे उसे शक्तिशाली लोगों को खोजने और उनसे अनुबंध करने का अवसर। अपनी सेना के लिए मरे हुए आत्माओं को उसे उम्मीद थी कि वह इनमें से कुछ आत्माओं को पाया जा सकता है। क्षेत्र अचानक उसे खतरा महसूस हुआ चौड़ी हो गई और उसका घाटी में नीचे एक विशालकाय प्राणी जो अंधेरे से बना है, चमकती हुई बैंगनी चट्टान दिखाई दी। यह नहीं थी अकेले, इन अभिजात वर्ग के पूरे समूह के साथ लेवल ऑब्सीडियन बीस्ट्स आगे बढ़ रहे थे। क्रिस्टल के माध्यम से एक साथ आगे बढ़ते हुए स्तंभ घाटी, एक ऊंची चट्टान से युन और जियाओ ने उस अजीबोगरीब दृश्य को देखा। युन देखा कि कुलीन जानवर आगे बढ़ रहे थे। एक बड़ा समूह था और उन्होंने यात्रा भी की थी, कम से कम 1 किलोमीटर, उससे कहीं अधिक दूर। वे आमतौर पर ऐसा करते। ये बहुत ही असामान्य है। व्यवस्थित व्यवहार ने उसे एक गंभीर स्थिति में डाल दिया। निष्कर्ष निकालते हुए उसने शब्द बुदबुदाए। घुमक्कड़ किस्म का है, उसने पहचान लिया। एक बहुत बड़े और अधिक बुद्धिमान के संकेत। खतरा। जिस तरह से ऑब्सीडियन जानवर थे, अभिनय ने यह को किसी बात की याद दिला दी और उसने एक घुमंतु राक्षस के बारे में बताया गया है। ये दुर्लभ जीव हैं जो ऐसा नहीं करते। एक निश्चित स्थान पर उत्पन्न होते हैं और इधर उधर भटकते हैं। काल कोठरी के नक्शे पर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। सामान्य राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली स्तर पर है और आसानी से हरा सकता है। अप्रस्तुत साहसी वापस। शुरुआती दिनों में जब लोग मजबूत नहीं हुए थे और काल कोठरियों को नियंत्रित करना सीख लिया, उन्हें चलाना सीख लिया, में अक्सर इसका मतलब बहुत कुछ होता था। जीवित रहने के लिए कठिन संघर्ष। ये जीव वे विशेष रूप से खतरनाक थे क्योंकि वे काल कोठरी में फंसे नहीं थे। वे कर सकते बाहर भटकते हैं और मानव बस्तियों को खतरा पहुंचाते हैं, जिससे कई आपदाएं और मौतें हुई। हालांकि यूना यह भी जानती थी कि यह विशाल जोखिम के साथ उतना ही बड़ा इनाम भी मिला। अनुभव और छोड़ी गई वस्तुएं। घुमंतु किस्म के राक्षस कहीं बेहतर थे। किसी भी साधारण प्राणी की तुलना में उन्हें किसी भी लक्ष्य के लिए उच्च जोखिम, उच्च लाभ वाला लक्ष्य, एक साहसी व्यक्ति जो उनका सामना करने का साहस रखता हो। समूह से उत्पन्न भारी खतरे को जानते हुए ऑब्सीडियन राक्षसों के बारे में युन जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। लापरवाह होना। वह जानता था कि राक्षस उन पर हमला करना नामुमकिन था क्योंकि वे बहुत ही शक्तिशाली थे और उसने फैसला किया कि उसे इसकी आवश्यकता होगी। पहले उनकी क्षमताओं का परीक्षण करें ताकि कमजोरी। उसकी पहली झलक में एक मजबूत रक्षा स्तर 30 का ऑब्सीडियन क्रिस्टल। जानवरों में एक शक्तिशाली उपचार क्षमता थी जो यह हमेशा चालू रहता था, जिससे उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, नई योजना के तहत जानवरों ने पलटवार किया। शक्तिशाली समन्वित विस्फोट दागना। मनोर किरणें नामक ऊर्जा किरणें। उसने अपनी तीव्र गति का उपयोग करते हुए हमलों का घना जाल बनाया, जिसकी मदद से उसके लिए पंखों वाली ढालों को बुलाया गया था। लेकिन राक्षस के हमले बहुत अधिक थे और बहुत बार बीमों में से एक अंततः उसे चोट लगी, जिससे खून बहने लगा। उसके शरीर में दर्द का एक झटका भेजते हुए वापस उसे एहसास हुआ कि उसका उच्च स्तर भी गति सभी हमलों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उन पर उनकी हेल्थ बार पर एक नजर डालें। इससे पता चलता है कि वह कितने खतरे में था। उसकी सेहत बहुत बिगड़ गई थी। वह जानता था कि वह कमजोर, कि उसके वर्तमान शरीर की एचपी और रक्षा व्यवस्था बहुत ही कमजोर थी। वह समझ गया, अगर शियाओई की वजह से ऐसा नहीं होता तो चारों ओर से घेरने वाली ढाल वह होता उस एक ही वार से बुरी तरह घायल हो गया। ये जानते हुए बहुत कमजोर था, युन ने दूसरा तरीका आजमाया। योजना। उसने अपनी मरे हुए लोगों की सेना को बुलाया, हरी लौ में लिपटे डरावने कंकालों का समूह, ऑब्सीडियन राक्षसों को रोकने के लिए। लेकिन शक्ति का अंतर बहुत अधिक था। कुलीन राक्षसों ने उसके आह्वान को चीर डाला और वह अपने स्वास्थ्य बार देख सकता था। कंकाल तेजी से गिरने लगे। उसे एहसास हुआ इस निराशा के साथ कि उसके मरे हुए लोग भी सेना ऐसी स्थिति में डटी नहीं रह सकी। शक्तिशाली शत्रु
उसने चतुराई से पीछे हट गया, ये देखते हुए कि कम से कम शक्तिशाली राक्षस काफी धीमे थे, जिससे उसे कुछ समय दो। वह अपनी निम्न स्थिति को जानता था। स्वास्थ्य और रक्षा ऐसी कमजोरियां थीं जो इसे जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता था। उसने फैसला किया इन चुनौतियों से निपटने का एकमात्र वास्तविक प्राणियों को शियाओई पर निर्भर रहना था। रक्षात्मक कौशल इसे संभव बनाने के लिए हालांकि उसके दोस्त को अपने कौशल को और बेहतर करने की जरूरत थी। युन ने शियाओई की ओर मुड़कर उसे समझाया, नई योजना, वे नियमित रूप से लड़ने जाएंगे। पहले कमजोर राक्षसों को मारकर ताकतवर बना लें। वे कमजोर आबादी वाले क्षेत्र में चले गए। राक्षस जहां युन ने एक समूह की ओर इशारा किया, उन दुश्मनों के बारे में जिन्हें उसने पहले देखा था, वे चियाओजी की मदद करने के लिए एकदम सही थे। स्तर बढ़ाएं। समूह की लड़ाइयों में ढालधारी मुख्य रक्षा पंक्ति है, अन्य कक्षाएं ढालधारक पर निर्भर करती हैं। नुकसान उठाएं जिससे वे सुरक्षित रूप से हमला कर सकें। दूर से युन के पहले के बयान के बाद स्रांग को लक्ष्य बनाने की सलाह दी गई थी चियाओजी के पास। वह अपने सभी नए आंकड़ों को सावधानीपूर्वक रख रहा है। यह विशेष बिंदु उनके बचाव में सहायक है। निर्माण, साथ ही उन्होंने जो कवच चुराया था डिंग परिवार के अंगरक्षकों से, अब यह दर्शाता है कि यह कितना अच्छा था। ज्याओ ने इसे बनाया था। एक वास्तविक के मुख्य बचावों को ऊपर उठाएं, ढालधारी, और अब वह आसानी से लेवल 20 के राक्षसों के हमलों को रोकें। बहुत कम नुकसान हुआ। युन के अधीन शिक्षण का अनुभव होने के कारण शियावर ने शुरुआत अपनी भूमिका में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत। ढालधारी, दूर से युन, उसने निर्देश चिल्लाते हुए अपने बच्चे को सिखाया। दोस्त, एक अच्छी रक्षात्मक रणनीति की बुनियादी बातें बदलने का तरीका बताते हुए, वजन, अपने शरीर को स्थिर करो और कोण बनाओ, आने वाले हमले को रोकने के लिए ढाल। इन पाठों को अमल में लाने से चाओ को सफलता मिली। एक क्रिस्टल के जोरदार प्रहार को अवरुद्ध कर दिया। राक्षस, वह एक असली राक्षस को देखकर खुश उनकी बेहतर कुशलता का परिणाम। एक संदेश, इससे पता चला कि उसकी ढाल की मजबूती कम हो रही, पहले की तुलना में बहुत धीमी गति से नीचे आ रहा था। अभी भी अनुभवहीन है, जैसा कि युन ने उसे चेतावनी दी। अनुवर्ती हमलों पर नजर रखने के लिए एक बार फिर जबरदस्त प्रहार करते हुए चियाओजी को आउट कर दिया। गार्ड को धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वह प्राणी अंतिम प्रहार कर पाता, वार होते ही युन ने बीच में कूदकर हमले को रोक दिया और अपने दोस्त को बचा लिया। उसने इसका इस्तेमाल किया, इस क्षण को एक और सबक के रूप में लेते हुए यह हमेशा अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है। दुश्मन की अगली चाल, उसने शियाई को इससे बचने के लिए कहा, अपनी ढाल से बड़े बड़े वार करते हुए, जिससे वह असुरक्षित हो जाएगा, और इसके बजाय छोटे अधिक कुशल ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे उसे पलटवार करने का मौका मिल जाएगा। उसने अपने दोस्त को कंधे पर रखा और एक हाथ सतर्क रहने की आखिरी सलाह, अपने शरीर को शिथिल रखें, केवल तनावग्रस्त होने पर प्रभाव के ठीक उसी क्षण बचाने के लिए। ऊर्जा और तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता बिना रुके जारी रहा। अंत में शियाओई के कवच पर प्रोत्साहन पैड, युन उसे अच्छा काम जारी रखने के लिए कहा। वह अपने दोस्त के पीछे खड़ा रहा, हमेशा मदद कर उसका समर्थन करना, और उसे एक और महत्वपूर्ण ढालधारी के लिए यह एक सबक है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। वे अपने पीछे मौजूद टीम के साथियों पर भी नजर रखते हैं। यह सुनकर एक शांत भाव शियाओजी के चेहरे पर दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। उन्होंने अपने प्रशिक्षण का उपयोग किया, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना। काल कोठरी के राक्षस, युन ने उसे याद दिलाया, लड़ाई के मुख्य नियम का मित्र। आंकड़े लगभग बराबर हैं, बेहतर कौशल ही मायने रखता है। इससे तय होता है कि कौन जीतेगा। उनकी टीम वर्क रंग बंद। एक और राक्षस को हराने के बाद एक बार फिर लेवल बढ़ाया और 20वें लेवल पर पहुंच गया। वह उनकी प्रगति से खुश था। अब कि ज्याओ को दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास का मतलब था कि वे लड़ सकते थे। अधिक कुशलता से युन को लाभ प्राप्त करने देना, साथ ही अनुभव भी बहुत तेजी से प्राप्त होता है। हालांकि सबसे बड़ी वृद्धि इसके लिए हुई, चियाओजी ने उत्साहपूर्वक घोषणा की कि अंततः महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया था। स्तर 15 तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण क्षण। चियाओजी अब सीख सकता था। एक किताब से प्राप्त एक नया शक्तिशाली कौशल उन्होंने चुरा लिया था। उसने चमकती हुई वस्तु को ऊपर उठाया। शील्ड आर्मर के लिए दुर्लभ कौशल पुस्तिका, एक ऐसा कौशल जो एक बाहरी परत जोड़ देगा। उसकी ढाल पर कवच, इससे उसे मजबूती मिलेगी। अत्यधिक स्थायित्व और रक्षा, जो उनके अपने आंकड़ों के साथ साथ बढ़ता गया, जिससे वह और भी मजबूत टैंक उसके स्तर के साथ। काफी ऊंचाई पर चाने ढाल चलाना सीख लिया। कवच कौशल, जो अंतिम कौशल था, वडिंग परिवार की किताब का इस्तेमाल कर सकता था। संग्रह, नई क्षमता इस प्रकार प्रकट हुई। उसके ऊपर चमकते हरे कवच की एक परत। बुलाई गई ढाल इसकी क्षमता में काफी सुधार करती है। रक्षात्मक शक्ति, युन ने यह भी उल्लेख किया कि रक्षात्मक कौशल में सुधार बहुत बड़ा होगा। जब उन्हें ऑब्सीडियन राक्षसों का सामना करना पड़ा, फिर उन्होंने मदद की। इस बीच दूसरे हिस्से में क्रिस्टल पिलर कैनियन 3 का एक समूह स्कूल के शिक्षण दल के पुरुष सदस्य थे। अभिजात वर्ग के उसी समूह को देखते हुए युन और शियाओजी के पास मौजूद ऑब्सीडियन जानवर पहले देखा गया था। शिक्षक असमंजस में थे। बड़ी संख्या में कुलीन स्तर के घुमंतु किस्म के लोग एक जगह एकत्रित हो गए। उन्होंने फैसला किया कि राक्षस बहुत दूर थे, छात्रों के लिए बहुत खतरनाक है और यह उन्हें मार डालना आवश्यक था। हालांकि मुझे पता था कि यह काम कितना कठिन होगा। उन्हें पूरा यकीन था कि वे नियमित परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। राक्षस, कुलीन स्तर, घुमंतु प्रकार के लोग पूरी तरह से अलग थे। एक अलग कहानी, कहीं अधिक शक्तिशाली और अप्रत्याशित। उनकी बातचीत बीच में जब उन्होंने एक छात्र की परेशानी देखी तो वे तुरंत आकाश में सिग्नल चमक उठे। मजबूर होकर शिक्षकों ने अपनी योजनाएं बदलने का फैसला किया। उनकी खोज रोकने और उन्हें बचाने के लिए पहले छात्र जैसे ही वे तैयार होने लगे। हालांकि जाने के बाद भी उन्होंने अपनी गहरी घुमंतु लोगों के समूह के बारे में चिंता। वे जानते थे कि राक्षस एक बड़ा खतरा है और कोई भी छात्र जो गलती से इस पर आ जाए, उन्हें अनजाने में गंभीर संकट में डाल दिया जाएगा। खतरा। जैसे ही शिक्षण दल तैयार हुआ, उनमें से एक को बचाव कार्य के लिए रवाना होना था। बैंग जांग ने भी इस बात से सहमति जताई कि यह खतरनाक था और उन्होंने एहतियात के तौर पर पीछे रुकने की पेशकश की। टीम लीडर लई सहमत होने ही वाली थी जब युन ने उन्हें बाधित किया और ज्याओ अचानक प्रकट हुआ।
यूना ने उसके साथ अपनी बातें साझा की, अपनी चिंता, ये सुझाव देते हुए कि वह और जियाओ समूह पर नजर रख सकते थे। इसके बजाय घुमक्कड़ उसने तर्क दिया कि अगर बचाव दल का सामना एक अन्य समूह से हो गया, शक्तिशाली राक्षसों में से केवल 2 शिक्षक यह समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। आश्चर्यजनक स्थिति की ओर बढ़ा। उन्होंने शिक्षकों को शांतिपूर्वक अपना विचार समझाया। उन्होंने उनसे कहा कि घुमंतु प्रकार के लोग वे बहुत तेज नहीं थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अभी तक उनकी उपस्थिति का पता नहीं चला था। उन्होंने उनसे वादा किया कि जब तक वह और जियाओ ने सुरक्षित दूरी बनाई रखी, और बस अगर उन्हें देखा जाए तो वे बिल्कुल ठीक रहेंगे, और शिक्षकों से आगे बढ़ने का आग्रह किया बिना किसी चिंता के। कुछ देर हिचकिचाने के बाद क्षण शिक्षकों ने योजना पर सहमति जता दी। हालांकि उनके जाने से पहले लेने यून को कुछ दिया, एक बहुत गंभीर चेतावनी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राक्षस बेहद खतरनाक थे और यून और शियाओ को यह बिल्कुल करना होगा। वे स्वयं कार्रवाई नहीं करते या लड़ने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने दोहराया कि उन्हें यहीं रहना छिपे हुए, क्योंकि यदि शक्तिशाली प्राणी अगर उन्हें देख लिया होता तो उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होता। जैसे ही शिक्षक जल्दी से चले, उनमें से एक ने हताशा भरी अंतिम चीख मारी। यून को अच्छी तरह छिपने की चेतावनी देते हुए उसने अगर वह बच निकलता तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। राक्षसों ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन यून के पास कोई चारा नहीं। छिपने की योजना बना रहे हैं। जैसे ही शिक्षक चले जाने के बाद उसने अपना हमला शुरू कर दिया। ऑब्सीडियन राक्षसों का समूह पूरे विश्वास के साथ ये कहते हुए ऐसे राक्षस जो भाग नहीं पाएंगे, उससे उसने उनकी नई योजना को उसमें कार्रवाई। उसने अपनी मरे हुए लोगों की सेना को बुलाया, अग्रिम पंक्ति के रूप में कार्य करना, सबसे पहले कदम उठाना, हमलों की लहर, शक्तिशाली जानवर। लेकिन इस बार कंकाल अकेले नहीं थे। जियाओ जी, जो अब यह एक बहुत मजबूत टैंक था जिसका उपयोग दोनों तरह से सराउंड शील्ड और उसकी नई शील्ड कवच कौशल, इससे एक सुपर का निर्माण हुआ। रक्षा के लिए मजबूत रक्षात्मक दीवार। कंकाल शक्तिशाली ऊर्जा किरणें, जो पहले एक बड़ा खतरा था, अब बिना कुछ किए मजबूत ढालों पर हमला करें। क्षति बस मामूली खरोंच तक ही सीमित। वे जिन मरे हुए योद्धाओं की रक्षा कर रहे थे, राक्षस का ध्यान उस पर केंद्रित था। अटूट अग्रिम पंक्ति। यून आगे बढ़ा। अराजकता के बीच से होते हुए उसने अपना भयंकर व्यवसाय शुरू किया। उसने लगातार कई बार की। बहुत जोरदार प्रहारों से क्रिस्टल टूट गया। कुलीन स्तर के राक्षसों के शरीर के साथ सिर्फ मुक्कों से उसने अपने हमलों को केंद्रित किया। दीप्तिमान क्रिस्टल राक्षस पर देखते हुए प्रत्येक के साथ इसका हेल्थ बार छोटा होता जाता है। प्रहार किया। अंतिम तीव्र प्रहार से उसने तोड़ दिया प्राणी का मूल और मजबूत। लेवल 30 का राक्षस गिर पड़ा। पराजित होकर वह प्रकाश की एक किरण गिराई, जिसका अर्थ था वहां कीमती लूट का सामान था। एक शक्तिशाली को सफलतापूर्वक हराने के बाद घुमंतु प्रकार के राक्षसों को देखकर यून को अच्छा लगा। उसने देखा कि उसे अधिक मिल रहा था और वह अपनी नई सहायक कक्षा के अधिक अभ्यस्त हो गए। अपने हमलों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए शियाओई की रक्षा व्यवस्था और उसकी मरे हुए लोगों की, हालांकि वह अपनी वर्तमान शक्ति स्तर को जानता था, अभी भी पहले की तुलना में काफी कमजोर था अपने पिछले जीवन में, जबकि उसका उल्टा कौशल उसे अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। बहुत कुछ होने के बावजूद वह अभी भी इससे पीछे। सपोर्ट कार्ड का स्वाभाविक रूप से कम बेस अटैक कक्षा। वह चाहता था कि उसके पास कोई रास्ता बुनियादी नुकसान को और भी बढ़ाए। उसने इससे होने वाले अन्य लाभों के बारे में सोचा। युद्ध ठीक वैसे ही जैसे उसने उपाधियां अर्जित की शक्तिशाली राक्षसों को हराने के लिए। इस जीत ने उन्हें एक और स्तर पर पहुंचा दिया था, ऊपर, और वह यह देखकर खुश था कि कैसे दुर्लभ विशिष्ट स्तर का बहुत अनुभव राक्षसों ने दे दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, राक्षस के शरीर से गिरी हुई वस्तु को उठाना, वस्तुओं के बारे में एक संदेश ने पुष्टि की कि उसने सफलतापूर्वक मूल्यवान प्राप्त कर लिया। इनाम। यून ने लूटे गए सामान को देखा। पराजित राक्षस की आंखें चौड़ी हो गईं। आश्चर्य से उसे एक शक्तिशाली शक्ति प्राप्त हुई। उच्च आक्रमण क्षमता वाला हथियार, एक विशाल चमकता गुलाबी क्रिस्टल की लंबी तलवार जिसने उसे एक शक्ति हमले में भारी +5 from 52 का बोनस मिला। शक्ति। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह एकदम सही है। उसकी समस्या का समाधान, यही एक हथियार, यह भरपाई करने के लिए काफी से अधिक होगा। उसकी क्लास का स्वाभाविक रूप से कम बेस अटैक शक्ति। उसने तलवार को सुसज्जित किया और उसके हाथों में उसका रूप बदल गया और वह बड़ा हो गया। और भी खतरनाक ब्लेड जो चटक रहा था, गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा के साथ। इस नए के साथ शक्ति। उन्हें यकीन था कि भविष्य की लड़ाइयां ये बहुत आसान होता। हालांकि उसकी किस्मत ये एकदम सही नहीं था। उसने दूसरे की ओर जो वस्तु गिरी वह एक कौशल पुस्तिका थी, लेकिन वह यह देखकर निराशा हुई कि यह वह नहीं था। उसके पास विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण बल का कौशल था, जिसे वह ढूंढने की उम्मीद कर रहा था। उसने अनुमान लगाया कि कौशल के कम होने की संभावना बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। जैसे ही वह खड़ा हुआ, चट्टान के किनारे पर खड़े होकर बेहतर भाग और अधिक शिकार करने का मौका, उच्च पुरस्कार वाले घुमक्कड़ राक्षस, उसका विचार अचानक रुक गए। एक चमकीला लाल रंग, अचानक आतिशबाजी जैसे विस्फोट से रोशनी फैल गई, दूर आसमान, और यह यूना ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने तुरंत ही चमक को पहचान लिया। आकाश। ये कोई साधारण संकट संकेत नहीं था। ये एक विशेष प्रकार की चमक थी जो स्कूल की शिक्षक टीमों के पास ही यह अधिकार था, जिसका मतलब था कि वे गंभीर संकट में थे। मुसीबत। जो शिक्षक गए थे उन्हें लगा कि यह एक छात्र है। संकटकालीन कॉल। खुद को एक बहुत बुरी स्थिति थी। वे लड़खड़ा गए थे।